कक्षा 8वीं के तीसरे अध्याय चतुर्भुजों को समझना के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.4 के सवाल हल करेंगे जो कि चतुर्भुजों के गुणों पर आधारित है। इससे पहले लेक्चर में हम चतुर्भुजों के गुणों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल, बताइए कथन सत्य है या असत्य। यहाँ हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें ये बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत यानी कोई भी प्रकार का आयत हो, क्या हम इसे एक वर्ग कह सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि आयत के अंदर क्या वर्ग के सारे गुण मौजूद हैं। अब वर्ग के क्या गुण होते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब सभी आयत में तो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, इसका मतलब सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते, यह कथन असत्य है। दूसरा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या उन्हें हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं? हाँ जी, कह सकते हैं। कोई भी समचतुर्भुज हो उसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए यह कथन सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है। तीसरा, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, यानी क्या वर्ग के अंदर समचतुर्भुज के सभी गुण और आयत के गुण मौजूद होते हैं? हाँ, वर्ग में समचतुर्भुज और आयत के सभी गुण होते हैं। तो वर्ग को हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं और आयत भी कह सकते हैं, तो ये कथन सत्य है। अगला है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। क्या है? सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज के सारे गुण नहीं होते। तो ये कथन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, समलंब और पतंग सभी के गुण विद्यमान होते हैं। तो इसका कथन यह असत्य है, क्योंकि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो इसका कथन असत्य। अगला ई भाग, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। क्या सभी की सभी पतंगों में समचतुर्भुज के गुण यानी क्या चारों भुजाएं बराबर होती हैं? वैसे पतंगाकार चतुर्भुज की आसन भुजाएं के अलग अलग युग्म बराबर होते हैं। अब जैसे ये एक युग्म बराबर हो गया, ये दूसरा युग्म, ये एक पतंग है लेकिन ये समचतुर्भुज नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होती। तो इसका मतलब इसका कथन असत्य है। अगला है सभी समचतुर्भुज पतंग होती है। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के अंदर पतंग के सारे गुण विद्यमान होते हैं, तो ये कथन सत्य है। जी भाग, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या सभी समांतर चतुर्भुज में समलंब के गुण होते हैं? समलंब का क्या गुण है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। और समांतर चतुर्भुज में तो दोनों ही युग्म समांतर होते हैं, तो इसका मतलब समलंब के गुण है इसमें, और इसका कथन सत्य है। अगला भाग है सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग के अंदर भी क्या है? समलंब के सभी गुण होते हैं, इसलिए वर्ग भी क्या कहलाता है? समलंब कहलाता है, तो यह कथन भी सत्य है। ये था पहला भाग। आइए अब दूसरा सवाल, ये था पहला सवाल। आइए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए
जिनमें ए भाग है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। यानी वो कौन कौन से चतुर्भुज हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अब पहला चतुर्भुज कौन सा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो वो क्या है, सम चतुर्भुज। सम का मतलब समान, चतुर का मतलब चार, भुज का मतलब भुजाएं। सम चतुर्भुज यानी चार समान भुजाओं वाला। तो एक तो ये पहला आ गया सम चतुर्भुज। दूसरा क्या होता है, वर्ग। वर्ग की भी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये चार भुजाएं जिसकी बराबर लंबाई के हैं, ये चतुर्भुज है। अगला है चार समकोण हो, यानी चारों कोण ही बराबर हो और समकोण हो। तो पहला तो है आयत जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। दूसरा वर्ग, वर्ग के भी चारों कोण समकोण होते हैं। ये था दूसरा सवाल। आइए तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। अब पहला है कि एक वर्ग कैसे एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज की क्या परिभाषा है कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। वर्ग भी क्या है, चार भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति है। तो वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि इसमें इसकी चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाएं होती हैं इसलिए चतुर्भुज है। दूसरा है एक समांतर चतुर्भुज है। अब वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे है, वर्ग की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो कैसे लिखेंगे, वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा भाग एक समचतुर्भुज, वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। चौथा भाग है कि कैसे वर्ग एक आयत है। यानी एक वर्ग को हम आयत कैसे कहेंगे कि वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए यह एक आयत है। क्या है ये, आयत है। यानी हमें यहाँ पे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आयत के गुण बताने हैं। क्या वो वर्ग के भी गुण है? अगर वो वर्ग के भी गुण है तो उन सभी को वो चीजें हम कहते हैं। तो ये था बच्चों तीसरा सवाल। आइए अब हम चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल,
एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसा चतुर्भुज बताओ जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन सा चतुर्भुज है वो? समांतर चतुर्भुज। और भी हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो चतुर्भुज? पहला तो आ गया समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, उसके बाद आयत, उसके बाद वर्ग। इन सभी के जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। दूसरा भाग है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी वो एक दूसरे को काटते तो हैं, पर हमें ये बताना है कि वो जब काटते हैं तो एक दूसरे पर लंब भी होने चाहिए। अब जैसे वर्ग है, अब वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, मध्य बिंदु। इसी तरह समचतुर्भुज, उसके भी क्या होते हैं? विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है। तो इसका आंसर आएगा समचतुर्भुज। और दूसरा वर्ग। तीसरा भाग है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। अब विकर्ण किसमें है बराबर? एक तो वर्ग में बराबर होते हैं, दूसरा आयत में। तो इसका आंसर आएगा वर्ग और आयत। इन दोनों के विकर्ण बराबर माप के होते हैं। तो आइए अब पांचवा सवाल हल करते हैं। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? कैसा चतुर्भुज? उत्तल चतुर्भुज। अब उत्तल चतुर्भुज की हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसकी परिभाषा याद करनी पड़ेगी। अब उत्तल चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण, क्योंकि चतुर्भुज है तो दो ही विकर्ण बनेंगे इसमें, तो जिसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं? उसके अंदर होते हैं, अभ्यंतर में होते हैं, चतुर्भुज के अभ्यंतर में। अब देखो यहाँ एक चतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्ण क्या है? इस चतुर्भुज के अंदर होते हैं। ये है उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज। और दूसरा चतुर्भुज था अवतल। अवतल चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण है उसका सभी भाग यानी पूरा भाग इस चतुर्भुज के अंदर नहीं होता। जैसे एक तो ये विकर्ण आ गया, दूसरा जब हम ये विकर्ण को मिलाएंगे, बिंदुओं को मिलाएंगे, तो ये एक विकर्ण का हिस्सा बाहर रह जाता है। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज। अवतल में विकर्ण का कुछ भाग चतुर्भुज से बाहर रहता है और उत्तल चतुर्भुज में विकर्ण का सभी विकर्ण चतुर्भुज के अभ्यंतर यानी उसके अंदर ही होते हैं। तो आयत, अब ये एक आयत है और इसके दोनों विकर्ण का प्रत्येक भाग चतुर्भुज के अंदर ही है, इसीलिए आयत को क्या कहते हैं? एक उत्तल चतुर्भुज। आइए इसकी लिख लेते हैं इसको कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण इसके अभ्यंतर यानी इसके अंदर ही स्थित होते हैं, इसलिए ये उत्तल चतुर्भुज है। ये था पांचवा सवाल। आइए अब छठा सवाल हल करेंगे। छठा सवाल, ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसी त्रिभुज है ये? समकोण, यानी जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो इस आकृति में ABC ये एक समकोण त्रिभुज है जो डार्क लाइन बनी हुई है। और समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री का होगा। कौन सा होगा वो? बिंदु B पर। आगे है O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण, समकोण कौन सा बिंदु है? बिंदु B। और इसके सम्मुख यानी इसके सामने की भुजा, उसका क्या नाम है? AC। AC का O क्या है?
मध्य बिंदु है, यानी ओ AC का मध्य बिंदु हो गया। बताइए कैसे ओ बिंदु A, B और C से समान दूरी पर स्थित है। इसके लिए बिंदुओं से चयनित अतिरिक्त भुजाएं आपकी ये सहायता के लिए खींची गई है। जो डार्क लाइन है उसके अलावा यहाँ पे डॉटेड लाइन भी खींची गई है, बिंदुओं वाली लाइनें खींची गई हैं, जिससे की सहायता से हम इस समस्या का समाधान करेंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और BC के समांतर बिंदु A से एक रेखा AD खींची गई है। BC समांतर AD तथा बिंदु C से AB के समांतर DC रेखा खींची गई है। AB समांतर DC खींची, यह हमें जैसे डॉटेड लाइन दी हुई है। अब आमने सामने की जब ये भुजाएं समांतर हैं तो ये कैसा चतुर्भुज है? ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और एक कोण यानी B बिंदु पे जो कोण बना हुआ है वो कैसा है? समकोण है, यानी एक समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD और इसका एक कोण समकोण है। परंतु इसका यानी इसका ABCD यानी का एक कोण समकोण है, समकोण है। अब एक कोण समकोण है, वह ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण समकोण है, तो वो क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगी। इसलिए ABCD एक आयत है। ABCD क्या बन गया? एक आयत। और हमें यहाँ पे देखो O क्या है? O बिंदु को देखना है। O क्या है? आयत के विकर्णों का मध्य बिंदु, क्योंकि AC क्या है? आयत का विकर्ण हो गया और OAC का मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहां हम विकर्ण का नियम का प्रयोग करेंगे और यह बताएंगे कि O इन तीनों से समान दूरी पर स्थित है। तो इसलिए ABCD एक आयत है और आयत के विकर्ण, आयत के प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः AC बराबर BD। अब ये बराबर भी होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं तो इसलिए AO बराबर OC, और क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते तो ये चारों ही भाग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी AO और OC ये दोनों बराबर हो गए हैं, BO और OD बराबर हो गए हैं। लेकिन जो AC और BD ये भी आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये चारों भाग भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD, चारों बराबर हो गए। अब इसका मतलब जो बिंदु O है, A से यानी O से A की दूरी, O से B की दूरी और O से C की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। अतः
बिंदु ओ, बिंदु ए, बी, सी तीनों से समान दूरी पर स्थित है। तो बच्चों, ये था छठा सवाल। इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.4 के सभी सवाल हल कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सही समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।